नमस्कार विद्यार्थियों। YouTube के ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। देखिए, पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, जहां हमारा घर है, हमें जानकारी होना आवश्यक हो जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास, जो कि कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति को लेकर, उसके विकास को लेकर बहुत सारे सिद्धांत देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, उन सिद्धांतों को हम 2 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। फर्स्ट, आरंभिक सिद्धांत, या जो स्टार्टिंग से जो चले आ रहे हैं, शुरुआती जो सिद्धांत हैं वो, और इस टाइम आधुनिक समय में कौन से सिद्धांत चल रहे हैं, एक वो। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हैं हम कौन कौन से सिद्धांत आते हैं इनमें। आरंभिक सिद्धांतों की हम बात करें तो नंबर 1 पर है कांट की परिकल्पना। ठीक है, इमानुएल कांट, जिन्होंने एक परिकल्पना दी थी सबसे पहले कि पृथ्वी का जो निर्माण है, जो ब्रह्मांड का निर्माण है, कुछ ऐसे हुआ होगा। ये आरंभिक सिद्धांतों में आता है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है निहारिका का सिद्धांत। ठीक है, निहारिका का सिद्धांत, इसमें निहारिका परिकल्पना दी है लाप्लास महोदय ने, जो एक गणितज्ञ हैं, और 1796 की ये बात है। ठीक है, 1796 ईस्वी में इन्होंने निहारिका परिकल्पना, जो कि कांट परिकल्पना पर ही आधारित था, ये लाप्लास महोदय ने 1796 में दिया है। और 3 नंबर पर है द्वितारक सिद्धांत। 3 नंबर पर कौन है? द्वितारक सिद्धांत, या फिर इसे बाइनरी थ्योरी भी बोला जाता है। ये दिया है जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने। ठीक है, द्वितारक सिद्धांत भी निहारिका परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। इनका मानना था कि जो सूर्य है, उसके जैसा ही कोई एक तारा और है उसके पास, और ऐसे करके इन्होंने समझाने की कोशिश की थी जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी महोदय ने। तो उस सिद्धांत को नाम दिया गया था फिर द्वितारक सिद्धांत। इसमें थोड़ा कुछ संशोधन किया ओटो सिमिट ने, रूस के एक ज्योग्राफर हैं, वे हैं ओटो सिमिट। इन्होंने द्वितारक सिद्धांत में थोड़ा संशोधन कर प्रस्तुत किया है। तो उस द्वितारक सिद्धांत में संशोधन करने वाले ओटो सिमिट, और दूसरे जो ज्योग्राफर हैं वो हैं वाइजास्कर। ठीक है, इन दोनों ने द्वितारक सिद्धांत में थोड़ा संशोधन कर हमारे सामने रखा, जिसमें इन्होंने 2 बातें बताई। ये दोनों बातें याद रखिएगा। इनका कहना है कि सूर्य जो है वो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से घिरा हुआ है। ठीक है, कि जो सूर्य है अपना, इसके चारों ओर हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण पाए जाते हैं। इनसे एक घिरा हुआ ये ग्रह है। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो चपटी तस्तरी नुमा बादल का होना भी बताया है, कि जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण है, इनसे एक तस्तरी सी बनी हुई है, एक चपटी तस्तरी सी बनी हुई है, जो कि एक बादल जैसा दिखाई देती है। ठीक है, ये दोनों बातें द्वितारक सिद्धांत में संशोधन कर ओटो सिमिट और वाइजास्कर ने हमारे सामने रखी थी। ठीक है, ये आ जाते हैं प्रारंभिक सिद्धांतों में। अब तक जो पढ़े हैं हमने, ये प्रारंभिक सिद्धांत हो गए, और अब हम देख रहे हैं आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, पृथ्वी के संबंध में, विकास के संबंध में आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो सबसे बड़ा जो सिद्धांत आता है, सर्वमान्य सिद्धांत, वो आता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, यह विस्तारित ब्रह्मांड मतलब इसका दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत या फिर विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ब्रह्मांड के विस्तार की बात की गई है।
ठीक है, कैसे कैसे ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड का विस्तार किस प्रकार हुआ। ब्रह्मांड के विस्तार की बात करें तो एडविन हब्बल का नाम आता है, याद रखिएगा, एडविन हब्बल, जिन्होंने 1920 में ब्रह्मांड का विस्तार 3 अवस्थाओं में बताया था। इनका बताना था कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है वो 3 अवस्थाओं में हुआ है। ठीक है, आगे बात करें तो होयल नामक भी एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? स्थिर अवस्था संकल्पना। इन्होंने समझाने की कोशिश की थी ब्रह्मांड, ये बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी में यानी जो ये ब्रह्मांड का जो विस्तार हुआ है उसी विस्तार को समझाने की कोशिश की थी और एक नया सिद्धांत का नाम देकर, जिसका नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना। किसने? होयल ने। ठीक है, HOYLE, होयल ने। अब आगे हम बात करेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तारों के निर्माण की बात करें तो देखिए, ये सबसे पहले हमने सूर्य की बात की, नंबर 2 पर हम बात कर रहे हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, पदार्थ में जो घनत्व और ऊर्जा की भिन्नता होती है, आप सभी जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग घनत्व होता है, अलग अलग ऊर्जा होती है उसकी। तो उस विभिन्नता के कारण उन सब का एकत्रण हुआ, किसके फलस्वरूप? गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग कार्य किया उसने उस पदार्थों पर, उन पदार्थों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला था वो अलग अलग लगा और उससे उन पदार्थों का एकत्रण हुआ, फलस्वरूप आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इसको काफी डिटेल में दिया हुआ है बुक में, बट मैंने शॉर्ट में बस यही है इसका सारांश, वो आपके सामने रख दिया है कि जो पदार्थ हैं उसका अलग अलग घनत्व है, अलग अलग ऊर्जा है और उस भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया और एक आकाश गंगा का निर्माण हुआ, जिसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोजन गैस से हुई। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से हुई है और इसमें गैस के फिर धीरे धीरे झुंड विकसित होते गए और इन्हीं झुंडों से तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, शॉर्ट में सीधा सीधा यही हमारे सामने आता है। अगर हम इसको डिटेल से गहराई से पढ़ते हैं तो यही सामने आता है कि सबसे पहले जो ये पदार्थों का अलग अलग घनत्व ऊर्जा थी, उसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका एकत्रण होने के बाद आकाश गंगा का निर्माण हुआ और शुरुआती तौर पर हाइड्रोजन गैस से इसकी स्टार्टिंग होती है और गैस का जो अलग अलग उस गैस से जो झुंड से बने उन्हीं से तारों का निर्माण हुआ था लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले। तारों का निर्माण कब हुआ था? लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले, याद रखना 5 से 6 अरब वर्ष पहले की ये बात है। नेक्स्ट आगे ग्रहों का निर्माण बताया गया है। तो देखिए, तारों का निर्माण, सूर्य का निर्माण और अब हम पढ़ रहे हैं ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण की बात करें तो ये भी मुख्यतः 3 अवस्थाओं में घटने वाली घटना हुई है। ठीक है, 3 अवस्थाओं में घटित हुआ है ग्रहों का निर्माण। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो गैसीय क्रोड थे, ठीक है, क्रोड यानी जो अंदर ही अंदर का भाग, तो गैस के बने हुए जो क्रोड थे उनके चारों ओर गैस और धूल कणों की तस्तरी विकसित हो गई। तस्तरी आप सभी जानते हो, हमारे किचन में जो कटोरी होती है वो तस्तरी, चारों ओर तस्तरी नुमा जो एक आकृति बन गई गैस और धूल कणों से। फिर अगली जो अवस्था आई, दूसरी अवस्था आई, उसमें क्या हुआ? उसमें गैसीय पदार्थ गोले बनना शुरू कर दिया, गैसीय पदार्थों ने गोले बनना शुरू कर दिया और अब वो संगठन की क्रिया के द्वारा, ठीक है, उन गोलों पर संगठन की क्रिया हुई और बड़े पिंड बने। बड़े पिंड जो थे उन्हीं की जो अधिकतम संख्या थी उसके कारण ग्रहणु बने। ठीक है, अब तक क्या बन गए? ग्रहणु बन गए। अगर बात करें हम थर्ड अवस्था की, अब कौन सी अवस्था आ रही है? अगर बात करें हम थर्ड अवस्था की तो देखिए, इस अवस्था में ग्रहणुओं के बड़े होने पर ग्रह बन गए। वो ग्रहणु जो थे उन्हीं के बड़े होने पर क्या बन गए? ग्रह बन गए। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने पढ़ा सूर्य, हमने पढ़ा तारे और हमने पढ़ा ग्रह। आखिर इनका कैसे उत्पत्ति और विकास हुआ ये सब हमने शॉर्ट में देख लिया है। नेक्स्ट हम आगे
और जो भी पृथ्वी की मेन चीजें हैं उनका विकास कैसे हुआ अगले चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, फिर हम एक वो जो ज्योग्राफिकल साइकिल है, ज्योग्राफिकल जो स्केल है वो भी देखेंगे, वो एक अलग वीडियो में ले लेंगे हम। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।